सभी को नमस्कार। यह जो मेरा बताने का या लेक्चर देने का सिलसिला है वह बिल्कुल निःशुल्क है और ऑनलाइन के माध्यम से मैं छात्रों को बताना चाहता हूँ, जिसके तहत उन्हें सभी तरह के कंपटीशन में आसानी हो, खास करके सिविल सर्विसेज। छात्रों, तो आज का टॉपिक मैंने रखा है मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन को टॉपिक इसलिए रखा गया है कि आधुनिक भारत का इतिहास जानना सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से अत्यावश्यक है। और मुगल साम्राज्य का जो पतन है वही लगभग कट ऑफ डेट माना जाता है, जहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत कर सकते हैं। अब मुगल साम्राज्य का पतन जो माना जाता है वो मुगल साम्राज्य का पतन 1707 ईस्वी से शुरुआत माना जाता है, जबकि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में से एग्जैक्ट शुरुआत करना तथ्य से परे की बात है, क्योंकि पतन का शुरुआत तो पहले ही हो चुका था, जब मुगल साम्राज्य का एक्सटेंशन विस्तार औरंगजेब के द्वारा दक्षिण में और एशिया मिडिल ईस्ट तक सेंट्रल एशिया तक उनके द्वारा किया गया और मुगल साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया गया। इसके लिए अनेकों युद्ध लड़े गए, लेकिन 1707 को मोटा मोटी माना जाता है कि पतन का जो सिलसिला था वो औरंगजेब के द्वारा रोका गया, क्योंकि वह एक सशक्त और काबिलियत धारण करने वाला बादशाह था और जब तक वह जीवित रहा तब तक पतन के वे बीज जो पहले ही पड़ चुके थे उसको उसने रोका। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ छात्रों में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे पहला है मराठों का उद्भव। ये मुगल साम्राज्य के पतन के साथ हुआ है। फिर मराठों का उद्भव तो पहले से ही था। शिवाजी औरंगजेब के समय में ही उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ और उनके द्वारा मराठा हिंदू पातशाही करके साम्राज्य की स्थापना की गई। लेकिन वह जो मराठों का उद्भव है पेशवा के नेतृत्व में उद्भव है, जो 1818 तक चलता रहा। मतलब लगभग 100 साल से ज़्यादा ये पेशवाशाही चलता रहा, जो इनके मृत्यु होने के साथ को टर्मिनस है। मतलब एक समय जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो हमें देखते हैं कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया जाता है और पेशवाओं का उद्भव होता है। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास। ऐसा नहीं है कि ये जो विदेशी कंपनियां थी वो राजनीतिक शक्ति पहले प्राप्त नहीं करना चाहती थी, वो प्राप्त करना चाहती थी और वो कितने बार इसके लिए डिफीट भी उनका हुआ था, वो हारे थे। और उनके शाहजहाँ के समय में भी उनके द्वारा कुछ बात किया गया था, तो जिसको इन लोगों ने अपने शक्ति से, क्योंकि उस वक्त मुगल साम्राज्य सशक्त था, उसके लीडरशिप अच्छे थे, तो उन्होंने उसको रोका था। लेकिन 1707 के बाद वैक्यूम क्रिएट होने के कारण इनका उद्भव हुआ और भारत में अन्य कंपनियाँ डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज, ये सारी कंपनियाँ जो थी वो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें यह ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्भव हुआ और वह सशक्त रूप में उभरी। तीसरा यह है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में क्षेत्रवाद का विस्तार हुआ। आगे देखेंगे कि मुगलों ने एक सेंट्रलाइज शक्ति की स्थापना की। 88 साल की उम्र तक औरंगजेब दक्षिण भारत में लड़ता रहा और एक एक दूर करके कब्जा करता रहा। उसने गोलकुंडा
बीजापुर और इवन मराठों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया और एक सेंट्रल शक्ति बनाने का प्रयास किया। लेकिन 1707 के बाद भारत में क्षेत्रवाद का विस्तार हुआ। इस दक्कन में निजामुद्दीन खिलजी खान वहाँ नवाबसी की स्थापना की गई। कहने को तो वो अभी भी मुगल बादशाह के अधीन में ही थे, लेकिन उनकी जो शक्ति थी लगभग छूटांत हो चुकी थी और मुगल बादशाह एक सुजरैन, नॉमिनल सुजरैन के रूप में स्थापित था, जिसके हुक्मनामा या आहदनामा बहुत हद तक नहीं माने जाते थे। और यह क्षेत्रवाद में दक्कन हो गया जहाँ निजामुल मुल्क का शासन हुआ। बंगाल में मुर्शीद कुली जफर खान, बंगाल में मुर्शीद कुली जफर खान जो बंगाल का नवाब था। अवध में सादात अली खान और शुजाउद्दौला। अवध में नवाब जो नवाब वजीर के नाम से जाने जाते थे, सादात अली खान और शुजाउद्दौला। पंजाब में बहुत दिनों तक यह अफगानों, मराठों और मुगलों के संघर्ष का अखाड़ा रहा। लेकिन इसी बीच में सिखों का उद्भव हुआ और सिख जो थे उन्होंने बाद में मिस्र में बटे। जैसा कि आप जानते हैं जस्सा सिंह अहलूवालिया, अहमद शाह अब्दाली के समय में भी उसने 12 सिख मिसलों की स्थापना हुई। गुरुमत्ता जो उनकी एक सभा थी वो बहुत पहले से थी और सिखों ने एक पॉलिटिकल मतलब स्टेट बनाने के वो अग्रसर हुए। साथ साथ मराठे तो थे ही, जो मराठावाड़ा महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे और बुंदेलखंड में बुंदेलखंड रीजन जो है इसमें महोबा, कलिंजर और बांदा, तो सेंट्रल प्लेटो आज मध्य प्रदेश का जो रीजन है वो आता है। तो बुंदेलखंड में बुंदेले, राजस्थान में राजपूत, हिमाचल, उत्तराखंड में पहाड़ी राजे जैसे कांगड़ा, एवं अन्य छोटे नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत के राज्य। और एक हमें देखते हैं कि मुगलों के पतन के शुरू होने के साथ क्षेत्रवाद का विस्तार हुआ और जो क्षेत्र में जो नवाब थे, जो मुगल बादशाहों के द्वारा हर वक्त अपॉइंट किए जाते थे, वो लोग अपना अपना वहाँ अधिकार क्षेत्र और प्रभुत्व का क्षेत्र स्थापित करने की शुरुआत उनके द्वारा कर दी गई, जिस कारण से भारत में क्षेत्रवाद का विकास हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही विदेशी आक्रमण भी जुड़ा हुआ है। विदेशी आक्रमण में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। तो क्षेत्रवाद के विस्तार होने से सेंट्रलाइज स्थिति, जो केंद्रीकृत स्थिति थी जो औरंगजेब के समय में थी, वो उसका क्षय हुआ, शक्तियाँ कमजोर हुई। तो नादिर शाह के द्वारा 1739 में और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा कई एक बार इसके द्वारा आक्रमण किया गया और ये आक्रमण में कत्लेआम भी हुए, लूटमार भी किया गया। स्टेट को कमजोर करने के साथ साथ उसको आर्थिक क्षति पहुँचाई गई।
अब इस स्थिति में जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां जो थी उनके द्वारा षड्यंत्र और प्रति षड्यंत्र किया गया, जिसमें यहाँ के नवाब जो मुगल सत्ता से स्वतंत्र हुए थे, अर्ध स्वतंत्र थे, जो अभी भी अहदनामा को नॉमिनली स्वीकार करते थे, उनके साथ संधि किया गया। और उनके नीचे के कोर्ट्स जैसे निजाम दक्कन का सूबेदार था, लेकिन उसके नीचे कर्नाटक के नवाब थे। कर्नाटक के नवाब एवं छोटे छोटे जो कोर्ट थे, छोटे छोटे राज्य, वहाँ पर भी जो सूबेदार थे, जो स्टेट के सूबेदार थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र को हवा दिया गया और उनके साथ संधि और प्रतिसंधि करते हुए इन लोगों के खिलाफ कंपनी के द्वारा, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कार्रवाई की गई। और उस पतन के काल में न केवल मुगलों का वरन इन लोगों का भी, ये जो सूबेदार थे, इनका भी पतन दृष्टिगोचर होता है। अगर हम देखें तो जो फ्रंट लाइन की जो लीडरशिप थी, जो इन्होंने स्टेट को स्वतंत्र करवाया था, वे भी मुगलिया शक्ति के सामने या मुगल का जो प्रभुत्व था उसके सामने वो टिक नहीं पाती। उस समय के जो लीडरशिप थे, उसका नाम मैं कोट करना चाहता हूँ, नजीब-उद-दौला। नजीब-उद-दौला रुहेलखंड जो आज फर्रुखाबाद है, का वेस्टर्न यूपी का पार्ट है। वेस्टर्न यूपी का पार्ट। अली मोहम्मद खान, अहमद खान बंगस, पठान स्टेट और रुहेला। नवाब सादात अली खान, उनका बेटा शुजा-उद-दौला खान, मुर्शीद कुली जफर खान एवं अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला खान। दक्षिण में चीन किलिच खान उर्फ निजामुल मुल्क और नासिर सलावत जंग। चांदा साहब कर्नाटक में एवं चिक्का कृष्णाराज अडियार मैसूर। ये सभी जितने लीडरशिप का नाम हमने लिखा है, तो एक किसी में भी वो शक्ति नहीं थी तो पतन होते हुए साम्राज्य या स्टेट को रोक सके और पुनः उसको स्थापित कर सके। तो उस समय की जो स्थिति थी, जो 1707 से लेकर के 1770 तक की जो स्थिति है, उस समय में इन्हीं नेताओं का, इन्हीं सूबेदारों का वर्चस्व था। और दूसरी ओर भारत में एक स्टेट में जो मराठों का स्टेट था, उसमें सशक्त लोग हुए। मराठा
साम्राज्य, परंतु इसमें सशक्त लोग हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी बाजीराव, सदाशिवराव भाऊ, पेशवा माधवराव, पेशवा महादाजी सिंधिया, नाना फडणवीस, ये लोग, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, विदेशी आक्रमणकारी एवं अपनी आंतरिक नीतियों के कारण ये लोग भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे। लेकिन ये 1818 तक स्थिति को रुके रहे, वरन बाकी अन्य लोगों ने 1770-80 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष सरेंडर कर दिया। मतलब वहाँ पे कंपनी किसी न किसी रूप में अधिकार प्राप्त कर ली, लेकिन मराठों में 1818 ईस्वी तक कंपनी का प्रभुत्व हासिल हो सका। अब दूसरी ओर जो स्थिति बन गई थी, यह तो भारत की स्थिति थी। दूसरी ओर स्थिति मुगल साम्राज्य में जो मेन संभालने वाला था, उसमें 1707 के बाद बहादुर शाह, जिसे शाह-ए बेखबर कहा गया, शाह-ए बेखबर नाम से भी आप समझ सकते हैं। जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, इसे रंगीला कहा गया। इसका विस्तृत वर्णन करने की आवश्यकता अभी नहीं है, लेकिन तो नाम से ही आप समझ सकते हैं। अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, अली गौहर, शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। अब इसमें जितने भी लीडरशिप हैं, इसमें किसी भी लीडरशिप के द्वारा वो शक्ति नहीं दिखाया गया जो महान मुगल सम्राट अकबर ने दिखाया, जो औरंगजेब ने दिखाया, जो जहांगीर ने दिखाया, जो शाहजहां ने दिखाया। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में दूसरी ओर जो विदेशी शक्तियाँ थीं, विदेशी शक्तियों में खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसके पास इस पीरियड में रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी सदृश लीडरशिप यहाँ रही। ब्रिटेन में पीट द यंगर सदृश शक्तिशाली सरकार वहाँ बनी रही, जिसके कारण इनको कंपनी को भारत में अपनी प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता मिली और मुगल साम्राज्य का जो पतन था वो पूर्णतः कंप्लीट हुआ और कोई भी देशी शक्ति सामने नहीं आई। तो छात्रों में बताना चाह रहा था कि उस समय औरंगजेब की मृत्यु से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आने तक वहाँ की स्थिति क्या थी और कौन कौन से लीडरशिप हमारे पास थे और किस कारण से हमारा पतन हुआ। शायद आप समझ गए होंगे कि अभी किस कारण से हमारा पतन हुआ और हमारी स्थिति क्या रही थी। जब लीडरशिप में ही वो क्वालिटी नहीं रही जिससे रोड को ये पतन को रोका जा सके, तो ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से इसका पतन होना था और जो उनके विपरीत जो शक्तियाँ खड़ी थी वो इस रूप में मजबूत थी। तो इसके बाद अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से पतन हुआ, किस प्रकार से षड्यंत्र और प्रति षड्यंत्र हुए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।